हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे फैराडे का प्रथम नियम। अब इसके बाद पढ़ाएंगे फैराडे का द्वितीय नियम। यह दूसरा नियम है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में क्या होता है कि इसके पहले पिछले वीडियो में पढ़े थे फैराडे के प्रथम नियम में कि जो W होता है वह समानुपाती होता है Q के, यानी कि यहाँ पर यदि एक का समीकरण यह भी पढ़े थे W बराबर Z I T। तो यहाँ पर जो Z है यह क्या विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ पर यह W समानुपाती अगर कहेंगे तो यह Z भी हो जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रोड पर या W क्या है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा है। तो यह W अगर दो इलेक्ट्रोड हो, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, तो यह इस पर जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, यह क्या होगा W1। अगर इसे मान लेंगे तो यह हो जाएगा W2। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड ले लिया जाए, जिस पर कि इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या हो W1 और यह क्या हो W2। और इन दोनों में जो धारा प्रवाहित हो, यानी कि I जो धारा प्रवाहित हो वह दोनों में क्या हो समान हो और समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए। तो यहाँ पर दोनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या हो भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर यदि अगर W1 इस सूत्र से अगर W1 लिया जाए तो यह हो जाएगा Z1। अगर इसको मानेंगे तो यहाँ पे W2 बराबर क्या हो जाएगा Z2। तो इस तरह से यहाँ पर अगर इसको W1 बटे W2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Z1 बटे Z2। तो यहाँ पर एक सूत्र मिलता है। तो यहाँ पर जो भिन्न भिन्न पदार्थों का जो द्रव्यमान होगा उनका जो अनुपात होगा वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समान क्या होता है अनुपात के बराबर होगा। अगर एक सूत्र इसके पहले भी पढ़े थे W बराबर E बाई 96,500 गुणे I इंटू T। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो W है यह E के क्या है समानुपाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं W समानुपाती E क्या है तुल्यांकी भार है, पदार्थ का तुल्यांकी भार है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर जब यहाँ पर भिन्न भिन्न पदार्थ होगा तो उसका तुल्यांकी भार भी क्या होगा अलग अलग होगा। तो यहाँ पे यह हो जाएगा अगर W1 तो यह हो जाएगा E1। अगर यह हो जाएगा W2
यहाँ पे बराबर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा E2। तो यहाँ पर इसको भी कर लेंगे तो W1/W2 हो जाएगा बराबर E1/E2 हो जाएगा। तो एक सूत्र यह भी मिलता है। तो यहाँ पर इसके यानी कि टोटल मिला देंगे तो यहाँ पे W1/W2 बराबर Z1/Z2 बराबर E1/E2 यह हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एक सूत्र निकल के आता है W1/W2 बराबर Z1/Z2 बराबर E1/E2। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यानी कि अगर दो इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा अगर जो प्रवाहित किया जाए, यानी कि दो इलेक्ट्रोडों में अगर विद्युत धारा समान प्रवाहित किया जाए तो इन पर एकत्रित होने वाले पदार्थ, इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्राएं होंगी वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात यदि तुल्यांकी भार बढ़ता है तो पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, या अगर पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि पिछले फैराडे के प्रथम नियम में यह सूत्र पढ़ाए थे, इसी सूत्र के अनुसार यह भी है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस धारा का मान क्या होगा, समान होगा, और जो इलेक्ट्रोड होगा वह इलेक्ट्रोड अलग अलग लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर कॉपर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक हो जाएगा। तो इस तरह से क्या नियम निकल के आता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर विलीन या मुक्त होने वाले
मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अपघटन में, यानी कि यहाँ पर एक विद्युत अपघट हो, यहाँ पर एक विद्युत अपघट हो या और यहाँ पर एक विद्युत अपघट हो, तो यहाँ पर कहाँ है विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पर विलीन या मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा होगी वह उन पदार्थों के तुल्यांकी भार, जो पदार्थ होगा उसी का तुल्यांकी भार या उसके रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं W1 या समानुपाती होगा Z या E, इसके क्या होगा, समानुपाती होता है। यानी कि किसी विद्युत अपघट में जो प्रवाहित धारा है वह समान होनी चाहिए, और दूसरी बात की जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा है वह रासायनिक तुल्यांक या उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अगर तुल्यांकी भार का मान यहाँ पर बढ़ेगा, तुल्यांकी भार का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो पदार्थ की मात्रा भी बढ़ेगी होगी, तो पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी और जेड का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि रासायनिक तुल्यांक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी पदार्थ का अगर तुल्यांकी भार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा का मान की क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े दो भिन्न विद्युत अपघट अपघट्यों के विलयनों के एक साथ कूलाम विद्युत
विद्युत प्रवाहित विद्युत प्रवाहित विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं क्रमशः W1 व W2 है। तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होंगे, जो इलेक्ट्रोड को जोड़े जाएंगे तो वह क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़े दो भिन्न विद्युत अवगट्टियों के विलयनों के एक साथ कूलाम विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं क्या हो, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा होगा वह W1 और W2 होगा। तो फैराडे के द्वितीय नियमानुसार यह हो जाएगा W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2 बराबर Z1 बटे Z2, यह हो जाएगा। तो यानी कि जो पदार्थ की मात्रा होगी, यानी कि भार होगा, पदार्थ की मात्रा में जो अनुपात होगा वही उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, और उसी का क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इस प्रकार से यह फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद कुछ सवाल भी हैं, लेकिन ये उस सवाल को अभी अगले वीडियो में बताएंगे। पहले यहाँ पर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वह जानेंगे। तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, क्षमता होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड की जो क्षमता होगी उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव को यानी कि इलेक्ट्रोड का विभव, ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड का विभव यानी कि विभव। यहाँ पर पोटेंशियल अगर लेंगे तो पोटेंशियल में क्षमता होता है या विभव कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड की क्षमता होगी वही क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव होगा। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि जो सेल होता है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं,
सेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अब इस दोनों सेल में दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि एक कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है। एक क्या होता है, कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है। यह एनोड हो गया और यह क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो इस कैथोड और एनोड में जब विद्युत, तो यहाँ पर क्या है कि जो यानी कि जिस पदार्थ का कैथोड और एनोड होगा उसी पदार्थ का अम्लीय विलयन भी होगा। यानी कि जैसे अगर यह कॉपर का ले रहे हैं इलेक्ट्रोड, तो वह क्या होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, CuSO4 का विलयन। यानी कि जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड होगा उसी पदार्थ का क्या होगा, विलयन भी लेते हैं ये। तो इसमें क्या होगा कि जब यानी कि जब किसी इलेक्ट्रोड को या जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में, यानी कि अगर कॉपर का एनोड है या कॉपर का इलेक्ट्रोड, सीधे सीधे कहें इलेक्ट्रोड अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। तो यहाँ पर अगर, तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि यदि किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, यानी कि उसी के लवण के विलयन में अगर डुबो ही जाती है तो वह धातु की छड़ क्या होता है, इस विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित। यानी कि अगर विलयन ऋणावेशित मिल रहा है तो यह क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। अगर विलयन धनावेशित हो रहा है तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो वह धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। तो यानी कि धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगा। अब अगर विलयन धनावेशित है तो यह ऋणावेशित होगा इलेक्ट्रॉन, अगर विलयन ऋणावेशित हो रहा है तो यह क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। या अगर धनावेशित होगा विलयन तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, ऋणावेशित होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि तो क्या होगा कि इन दोनों विलयनों के मध्य, यानी कि विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है। जब यह धनावेशित या ऋणावेशित होगा तो विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा। इस विभवांतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अगर फिर से सुनना चाहते हैं तो दूसरा चित्र बना के देख लीजिए। यानी कि जब किसी धातु की छड़ को, कोई धातु का छड़ हो, जैसे कॉपर है तो कॉपर का विलयन लेंगे, अगर जिंक है तो जिंक सल्फेट का विलयन लेंगे। तो यानी कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड हो उसी धातु का क्या होगा, विलयन भी होगा। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके, तो इसमें क्या करते हैं, जब विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह धातु विलयन के सापेक्ष क्या होगा, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगा। अगर विलयन धनावेशित होगा तो यह ऋणावेशित होगा, अगर विलयन ऋणावेशित होगा तो यह क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। तो विलयन के सापेक्ष यह जो इलेक्ट्रोड होगा वह धनावेशित या
ऋणावेशित हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा, जो क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी विभवांतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के, उसी धातु के, और सबसे पहली बात है आप लोगों को बता दें कि जो भी अगर नए लोग जुड़ना चाहते हैं तो वह सब्सक्राइब कर लें वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे यह फ़ायदा है कि आप जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो इस प्रकार आप से कोई वीडियो मिस नहीं होगा और आप लोग पढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात कि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को समय अभी जुलाई से कम मिलेगा, क्योंकि सिलेबस लंबा है और पढ़ना ज़्यादा है। तो आप लोग अभी से ही जितना मैटर मिल रहा है उतना आप लोग पढ़ते रहिए, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में। जो नहीं पढ़ा रहेगा वह नहीं पढ़ पाएगा कायदे से। तो जब किसी, यहाँ पर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोई जाती है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, यहाँ पे बताया गया था
कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु का विलयन भी होगा। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को क्या कहते हैं? धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे जिंक की छड़ों यहाँ पे जिंक की छड़ों जिंक की छड़ों और उसी के लवण के विलयन में, यानी कि यहाँ पे जिंक सल्फेट की विलयन में डुबोई जाती है तो यह जिंक क्या होगा? ऋणावेशित हो जाता है। जिंक की जो छड़ होगी वह क्या होगा? ऋणावेशित हो जाएगा और यहाँ पर यह टूटेगा तो यह Zn+2 बनाएगा और यह SO4। तो विलयन में Zn+2 आएगा तो यह यहाँ पर प्लस बनेगा तो यह क्या होगा? ऋण बनेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाने पर जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाती है तथा इस ऋणावेश को उदासीन करने के लिए धनावेशित जिंक आयनों के रूप में ऋणावेशित जिंक की छड़ के चारों ओर आ जाती है। इस प्रकार जिंक धातु और जिंक आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को
जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हम बताए थे कि अगर जो जिंक की छड़ है वह उसी किलोवाट के विलयन में अगर डुबोई जाती है तो यह जिंक क्या होगा, यह Zn+2 में टूटेगा, तो यह विलयन में रहेगा, तो इसके सापेक्ष क्या होगा, यह ऋणावेशित हो जाएगा। तो इन दोनों के मध्य विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को क्या कहते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे।